हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू आई ट्यूब क्लासेस। दोस्तों आज है 30 अगस्त 2021, मंडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। एक बार देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो रहेगा इसराइल और गाजा के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। मिडिल ईस्ट में पैलेस्टाइन इसराइल वाला इशू पिछले मार्च में भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। मैंने कई वीडियोज़ यहाँ पे बनाई हैं तो आप इससे अच्छी तरह से वाकिफ हो, लेकिन थोड़ी सी जो है इसको हम लोग अपडेट करवाऊंगा क्योंकि ये दोबारा से न्यूज़ में है। तो जीएस पेपर 2 से इसको हम कवर करेंगे। इसको हम जीएस पेपर 1 से भी कवर कर सकते हैं अगर आप इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन वाला एंगल यहाँ पे देखोगे तो। अगली जो न्यूज़ रहेगी वो रहेगी यूएसए में भी एक हरिकेन आया है, इडा उसका नाम है। इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो जीएस पेपर 1 में आप इसको ज्योग्राफी वाले सेक्शन से इसको कवर करते हो। अगला जो न्यूज़ रहेगा वो रहेगा हमको सोशल मीडिया कंपनी जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह ने सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेंट डाली है क्योंकि अभी इंडिया में जो नए आईटी रूल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जिसको लेकर इनको प्रॉब्लम है। और राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया था उनकी वजह से उनका ट्विटर हैंडल भी ब्लॉक हो गया था, डिलीट हो गया था। उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। तो जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 2 दोनों से इसको आप कवर कर सकते हो। तालिबान ने जो है इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए कुछ बयान दिया है तो जीएस पेपर 2 में इसको कवर करेंगे कि कैसे तालिबान ने इंडिया को कहा है कि आप हमारी कंट्री में आइए, ट्रेड कीजिए, अपना बिजनेस कीजिए, हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। एनआरसी का वो मुद्दा जो आसाम में बहुत ज्यादा हॉट मुद्दा रहता है, बहुत टाइम से ये चल ही रहा है, तो दोबारा से न्यूज़ में है तो थोड़ा सा, क्योंकि न्यूज़ में है तो इसलिए थोड़ा सा अपडेट करवाना आपको ज़रूरी है। लेकिन मैं एज्यूम करता हूं कि इस टॉपिक के बारे में आपको पहले से अच्छी खासी जानकारी होगी। हुथी रेबल्स जो है यमन में धूम मचा रखी है भैया इन्होंने कई सालों से, और इस समय यमन के अंदर दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा ह्यूमन क्राइसिस चल रहा है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, इवन वर्स देन सीरिया। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि हुथी रेबल्स कौन हैं, सऊदी अरेबिया का, ईरान का यहाँ पे क्यों रोल है और क्यों ये दोबारा से न्यूज़ में है। और जहां तक एडिटोरियल की बात है, आज हम लोग द हिंदू का एडिटोरियल करेंगे, हम लोग इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल नहीं करेंगे। एडिटोरियल की जो बात करेंगे वो रहेगा अफगानिस्तान के बीच में और इंडिया के रिलेशनशिप के बारे में। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। जीएस पेपर 2 में इंडिया एंड इट्स नेबर्स के रिलेशनशिप का इंटीग्रल पार्ट है हमारे सिलेबस का, ठीक है। और अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर आप नए हैं तो आपका मैं बिल्कुल स्वागत करता हूं और हम आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे क्योंकि बहुत शानदार चीज़ें हम लोग आपके लिए यहाँ पे लेके आते रहते हैं और न्यूज़पेपर को लेकर तो काफ़ी कंसिस्टेंट हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टाग्राम पे भी इसको ज्वाइन कर सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म को। ये बहुत शानदार पेज है, 3-4 पोस्ट दिन में यहाँ पे डाली जाती हैं, उनको भी आप देख सकते हो। अगर आप टेलीग्राम चलाते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर जाकर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो या फिर सर्च में जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप वहाँ पे सर्च में जाओगे ना टेलीग्राम पे तो यहाँ पे आप ये टाइप कीजिए। अगर आप व्हाट्सएप ज्वाइन करना चाहते हो तो इसका लिंक भी आपको सब्सक्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे एफर्ट आपको ठीक ठाक लगता है और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं हमारे एफर्ट्स को तो फाइनेंशियली भी आप डोनेट कर सकते हो। हमारा जो यूपीआई एड्रेस है, हमारा जो पेटीएम है, जो गूगल है, वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो जितना भी आपसे हो सकता है आप डोनेट करें ताकि हमारे इस एफर्ट को और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। दोस्तों काफ़ी दिनों तक मैं यहाँ पे नहीं था, 20-21 दिन से मैं गया हुआ था नॉर्थ ईस्ट में, आपको सबको पता है। पहले मैं कोहिमा गया, नागालैंड गया, कई सारे स्टेट में घूमा, घूमा नहीं मतलब मैं काम से ही गया था। और आपको पता है कि वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, इंटरनेट वहाँ पे नहीं है। कभी कभार मुझे थोड़ा टाइम मिलता था, नेट की कनेक्टिविटी ठीक ठाक होती थी, मैं आपके लिए लेके आता था। लेकिन आई जस्ट थैंक टू ऑल ऑफ यू कि आपने मेरी प्रॉब्लम को समझा और आप हमारे चैनल पे बने रहे। फाइनली आई एम बैक टू दिल्ली और अभी हम लोग कंटिन्यूसली आपके लिए एडिटोरियल लेके आते रहेंगे। चलिए दोस्तों ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के पहले एडिटोरियल की। आज का जो पहला आर्टिकल है वो है तालिबान के बारे में। तालिबान के एक लीडर हैं, इनका नाम है शेर मोहम्मद अब्बास स्टैंकजाई, ठीक है। इन्होंने कहा है, ये देखिए स्पोक्स पर्सन है, इन्होंने कहा है कि इंडिया के साथ हमारा रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कल्चरल रिलेशनशिप है, जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, पॉलिटिकल रिलेशनशिप और ट्रेड, ये जैसा प्रीवियसली पास्ट में चला आ रहा था हम चाहते हैं कि वो वैसा ही चलता रहे और इंडिया को हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया हमारे साथ रिलेशनशिप बना सकता है, ऐसा इन्होंने कहा है। कि देखिए इंडिया ने क्या किया, अभी जब तालिबान का वहाँ पे कंट्रोल हुआ, अपने सारे ऑफिसर्स को वहाँ से बुला लिया और बहुत सारे लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट भी किया। तो तालिबान ने ये कहा है कि देखिए इंडिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है,
लिखा है, देखिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है और इंडिया के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करना उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा तालिबान ने कहा है। तालिबान के साथ हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं है, पहले भी अच्छे नहीं थे, अभी भी अच्छे नहीं है, क्योंकि हम वहाँ की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यूएसए उसको सपोर्ट करता था। खैर जो भी है, अभी तालिबान के एटीट्यूड में थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है। आज के एडिटोरियल भी इसी के बारे में है, तो थोड़ा सा उसमें थोड़ा ज्यादा डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों ये बता दूं आपको कि ये जो शेर मोहम्मद अब्बास है ना, इनका इंडिया के साथ काफी गहरा रिलेशनशिप, मतलब पुराना रिलेशनशिप है। 1980s में शेर मोहम्मद अफगान की आर्मी में हुआ करते थे। उस समय आईएमए जो देहरादून में है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, वहां पे इन्होंने ट्रेनिंग लिया था। उस समय में तो ये नॉर्मल सोल्जर हुआ करते थे, ऑफिसर हुआ करते थे वहां में। लेकिन बाद में इन्होंने जो है तालिबान ज्वाइन कर लिया और अभी देखिए ये तालिबान में की तरफ से स्पोक्स पर्सन भी बन गए हैं। तो देखिए लोगों का कैसे प्रमोशन होता है, कैसे आदमी जो है एक आइडियोलॉजी से दूसरी आइडियोलॉजी में जाता रहता है, उसके विचार चेंज होते रहते हैं, उसकी वर्किंग चेंज होती रहती है ना। एक बिल्कुल जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों, वो मेरे होम टाउन से है, करनाल से है। करनाल में न्यूज़ ऐसी है कि करनाल में टोल टैक्स के ऊपर कुछ फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया, जिनमें से एक फार्मर की हार्ट अटैक से बाद में मौत भी हो गई, जो बहुत ज़्यादा दुखी करने वाली बात है। अब उसमें न्यूज़ में क्यों है, देखिए जीएस पेपर 4 के लिए है ये। आप कल को ऑफिसर बनते हो तो आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा। ये जो भाई साहब हैं, ये डीएम है करनाल के, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, आयुष सिन्हा। इन्होंने क्या किया, फार्मर्स के ऊपर लाठी चार्ज का तो आदेश दिया ही दिया, वो तो चलिए ठीक है आपने दे दिया, वो तो कई बार पुलिस करती ही है। लेकिन बात है एटीट्यूड की। इनकी एक वीडियो काफी वायरल हो रही है जिसमें ये साफ साफ पुलिस को कहते दिखाई दे रहे हैं कि फार्मर्स की टांगे तोड़ दो, फार्मर्स के सर फोड़ दो। जो एटीट्यूड है ना दोस्तों, उसमें प्रॉब्लम है। तो आप सेंसिटिव नहीं हो दूसरी पार्टीज के लिए, फार्मर के लिए स्पेशली आप बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं हो। तो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि जो आपका जीएस पेपर 4 में आपको पढ़ाया जाता है कि आप दूसरी पार्टीज के लिए भी सेंसिटिव रहिए, आप अपने इमोशन को कंट्रोल कीजिए, दूसरे के इमोशन को समझने की कोशिश कीजिए। तो डेफिनेटली इनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। ऑलरेडी ऑर्डर जारी हो चुके हैं, तो शायद ये सस्पेंड भी हो जाएंगे। लेकिन बात वही है, कल को अगर आप ऑफिसर बनते हो तो आप भी सेंसिटिव रहें। तो इस तरह के मुद्दे जो हैं कई बार आते रहते हैं, केस स्टडीज वगैरह में आप इनको मेंशन कर सकते हो अपने मेंस वाले एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है एनआरसी की न्यूज़ आती है आसाम से। बहुत पुराना मुद्दा है, नया मुद्दा नहीं है, और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है। इसको कई मामलों में क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये अगेंस्ट मुस्लिम्स है ना, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। देखिए एनआरसी का मतलब है नेशनल रजिस्टर ऑफ द सिटीजन। तो ये एक रिकॉर्ड है, एक रजिस्टर है जिसके अंदर इंडियन सिटीजन्स का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसका मतलब जिसका नाम उस रिकॉर्ड में नहीं है वो इलीगल माइग्रेंट है फ्रॉम बांग्लादेश। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है, और टाइम टू टाइम इसको अपडेट किया जाता है। इसको शुरुआत हुई थी 1951 में सबसे पहली बार। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते रहे और 1971 के बाद इसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया गया, क्योंकि 1971 के में जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, जब बांग्लादेश बना था, तो करोड़ों जो बांग्लादेशी हैं उन्होंने इंडिया में एंटर किया था, जिनमें से ज्यादातर लोग या तो बंगाल गए थे या फिर आसाम गए थे। तो बीच में बहुत सारे इशू हुए और बाद में एक रूल बना दिया गया कि जो इंसान इंडिया में 1971 के बाद आया है उसका एनआरसी के अंदर नाम नहीं आएगा, और जो आदमी इंडिया में 1971 से पहले रहता है उसको कुछ कागज दिखाने पड़ेंगे, कुछ पेपर्स दिखाने पड़ेंगे, तभी उसका नाम जो है एनआरसी के अंदर आएगा। अब उन पेपर में कई एक लिस्ट है उन पेपर की, जैसे आप कह सकते हो कि उन अपना पासपोर्ट दिखा सकते हैं, अपनी ज़मीन के कागजात दिखा सकते हैं, है ना, वो अपना कोई नौकरी का सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, एलआईसी बीमा पॉलिसी वगैरह आपके पास है आप वो दिखा सकते हैं, आधार कार्ड वगैरह दिखा सकते हैं। तो इन डॉक्यूमेंट को अगर आप दिखा देते हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, अब मुद्दा ये दोबारा से इसलिए आया है कि एक आदमी है 33 साल के हैं, ठीक है, नेपाली ओरिजिन के हैं, लेकिन इंडिया में इतने साल से रह रहे हैं और आईआईटी बॉम्बे से पोस्ट डॉक्टरल भी इन्होंने किया है। अब इनका एनआरसी के अंदर तो नाम आ गया जैसे कैसे बेचारों का घूम फिर के, लेकिन ये आधार कार्ड नहीं बनवा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है कि उनका एनआरसी में नाम नहीं है, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, या फिर वो कैंप्स में रहने पे मजबूर हो रहे हैं, उनके आधार कार्ड जो बने हुए थे वो छीन लिए गए हैं, बहुत सारी जो है बेनिफिट उनको नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहते हैं। अगर इसके साथ मैं सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट भी जोड़ दूं तो ये और ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। देखिए बहुत सारे हिंदू भी जो बांग्लादेश से उस समय आए थे वो एनआरसी से बाहर हो गए हैं, और सीए के अंदर उनको सिटीजनशिप देने की बात चल रही है, लेकिन मुस्लिम्स को सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी अगर इसको लागू किया जाता है, तो जिसकी वजह से पूरी प्रॉब्लम है। और ये जो इस समय एनआरसी की जो भी हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, वो हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अंडर में।
गवर्नमेंट का इसमें कोई ज़्यादा रोल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में ये सारी की सारी मॉनिटरिंग हो रही है। हाँ, जो मतलब ऑफिसर्स हैं वो तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसकी पूरी देख-रेख कर रहा है, ठीक है? तो ये पूरा सा थोड़ा मामला था यहाँ पे एनआरसी के बारे में, और मैं अज़्यूम करता हूँ कि आपको एनआरसी के बारे में पहले से काफ़ी डिटेल में पता होगा, क्योंकि बहुत पुराना मुद्दा है। अगर एनआरसी में अलग से आपको करवाने लगूँगा तो यार ये 2 ढाई घंटे का टॉपिक हो जाता है पूरा समझाने में, तो उसमें हम लोग नहीं जाएँगे ज़्यादा डिटेल में। लेकिन आपसे मैं सजेस्ट करूँगा कि आप गूगल ज़रूर करें, एनआरसी के मुद्दे को थोड़ा-सा पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। तो यूट्यूब वगैरह पे आप वीडियो देख सकते हो कि कोई अच्छी। चलिए, आज का जो ये एडिटोरियल है, ये द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है, डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन थोड़ा-सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। यूपी में एक लेडी थी जिनका रेप किया गया था, एक एमएलए हैं भैया बहुजन समाज पार्टी से। अब इन्होंने रेप के अगेंस्ट में पुलिस में अपनी एफआईआर करवाई, लेकिन कोई इनकी एफआईआर के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का काम नहीं हुआ। उल्टा इनको हरास किया गया, इनको एक्सप्लॉइट किया गया, इनके ही अगेंस्ट में केस डाल दिया गया। अब ये बेचारी परेशान होती रही, एक जगह से दूसरी जगह पे, एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन। अल्टीमेटली इन लेडी ने सुप्रीम कोर्ट में जो गेट डी है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग अगर कभी जाऊँ ना तो वहाँ पे अलग-अलग गेट हैं, गेट ए बी सी डी ई एफ। तो गेट डी के सामने इन्होंने अपने ऊपर तेल डाल के आग लगा ली और सुसाइड कर लिया। और ये सिर्फ ये अकेली ही नहीं थी, इनके साथ एक फ्रेंड भी थे इनके। तो इस पूरे एडिटोरियल में यही बताया गया है कि कैसे लेडीज़ के राइट्स को लेके इंडिया में जो एटीट्यूड है पुलिस का, या जो जुडिशरी का एटीट्यूड है, पूरे सिस्टम का जो एटीट्यूड है, उसके बारे में बताया गया है। कुछ पास्ट के जजमेंट्स भी यहाँ पे बताए गए हैं, कुछ केसेस बताए गए हैं। आप इसको थोड़ा पढ़ सकते हो अगर आपके पास समय है। कोर्ट वगैरह करने के आपको कहीं न कहीं ये काम आ सकता है। ये जो दूसरा एडिटोरियल है, आप इसको कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हो, एकदम पॉलिटिकल है। आइडिया वाले पेज को आप छोड़ सकते हो क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है। और हुर्रियत के इसको भी आप कंप्लीटली छोड़ सकते हो, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आपको कश्मीर के बारे में पढ़ना है तो आप आर्टिकल 370 के बारे में पढ़ सकते हो। इसको भी अभी हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हो। देखिए, हुर्रियत दोस्तों एक ना ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी 1990 में, अभी भी है, लेकिन ये पहले सेपरेटिस्ट होने की बात करती थी, मतलब पाकिस्तान को आज़ाद आज़ाद कश्मीर की बात करते थे। लेकिन बाद में इन्होंने अपना एक पॉलिटिकल विंग बना लिया। अभी हुर्रियत के 2 विंग हैं, एक सेपरेटिस्ट विंग है और एक पॉलिटिकल विंग है। तो बीजेपी की सरकार अभी ये विचार कर रही है कि इसके पॉलिटिकल विंग को और इसके जो मिलिटेंट विंग है, दोनों को बैन कर दिया जाए। उसको लेके थोड़ा-सा ये इश्यू है कि कैसे कश्मीर में सारी की सारी चीज़ें 1990 में शुरुआत हुई, कैसे अभी प्रेज़ेंटली इनका स्टेटस है। तो इसको अगर आपके पास समय है तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज़ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आप इसको छोड़ भी सकते हो, कोई बहुत बड़ी इसमें है नहीं। ठीक है। ये भी कोई खास आज इम्पोर्टेंट आर्टिकल नहीं है, लेकिन आसाम को में जो है एक ग्रुप है, मिलिटेंसी ग्रुप है, जिसका नाम है दीमा हसाओ। अब ये कहाँ पे है? ये है आपका काचर डिस्ट्रिक्ट में है, नॉर्थ काचर हिल्स में जो है दीमा हसाओ नाम का एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे कुछ आप कह सकते हो कि कुछ सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, कुछ मिलिटेंट हैं, वो अपने लिए अलग स्टेट की डिमांड करते हैं। तो ये जो कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं आसाम में, ये अपने लिए सेपरेट स्टेट की डिमांड करती हैं। ये कहती हैं कि हम लोग आसाम का पार्ट नहीं होना चाहते, और इनका जो सपोर्ट है वो मिलता है इनको नागालैंड में एनएससीएन ग्रुप से। ये भी एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, सेपरेटिस्ट ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप है। और ये जो मूवमेंट है पहले काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी 1980s में, लेकिन अभी तो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। लेकिन रिसेंटली यहाँ पे दोबारा से इन्होंने अटैक किया है, 6 ट्रकों के ऊपर अटैक किया है, 6 लोगों को मार दिया गया है इसके ग्रुप के लोगों ने। हालांकि इसके अंदर अभी सिर्फ 12 से 15 लोग ही हैं, लेकिन ये दोबारा से न्यूज़ में सिर्फ इसीलिए है क्योंकि मिलिटेंसी शायद आसाम में दोबारा से आ गई है, और वहाँ पे कुछ लोग आउटसाइडर्स को समझ लीजिए, या गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के अगेंस्ट में, या पुलिस ऑफिसर्स के जो हैं अगेंस्ट में अटैक कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मामला है, अगर आपको पास समय है तो इसको पढ़ सकते हो, अदरवाइज आई विल नॉट रिकमेंड मच, क्योंकि कोई खास इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए नहीं है। अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है अमेरिका से। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं अमेरिका के बारे में, थोड़ा आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, कहाँ गया? हाँ, देखिए, ये आपका यहाँ पे आता है, देखिए ये आपका आता है मायामी, है ना? और इसको कहा जाता है, ये जो आपका यहाँ पे इसको जाता है मैक्सिको गल्फ। ये है भाई दोस्तों मैक्सिको गल्फ, क्योंकि यहाँ पे ये आपका मैक्सिको है, ये पूरा इसके नीचे मैक्सिको, तो दिस इज कॉल्ड मैक्सिको गल्फ। और ये पूरे का पूरा ट्रॉपिकल एरिया है, और अगर आप मैक्सिकल गल्फ की बात करो तो ये काफ़ी गर्म है। और आपको पता है कि जो हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करते हैं, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन ओशियंस में ही पैदा होते हैं, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर होने की वजह से इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, और वो सारी की सारी चीज़ें, और यहाँ पे साइक्लोन बनते हैं। इस तरह से साइक्लोन बनते हैं, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये साइक्लोन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज घूमते ही घूमते हैं, उसके अलावा इनकी जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है? वो होती है ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट।
क्यों होती है ईस्ट टू वेस्ट? क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेड विंड है वो ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं। इसी तरह के साइक्लोन इंडियन ओशन में भी आते हैं, बे ऑफ बंगाल में भी आते हैं, अरेबियन सी में भी आते हैं। बे ऑफ बंगाल में थोड़े ज्यादा आते हैं, अरेबियन सी में थोड़े कम आते हैं, बट एनीवेज अभी यहाँ पे अमेरिका के अंदर जो ये आया है साइक्लोन, इसे कहा गया है इडा। लेकिन अमेरिका में साइक्लोन का नाम, साइक्लोन को हरिकेन के नाम से बोलते हैं। इंडिया में इसको साइक्लोन बोलते हैं, अमेरिका में इसको हरिकेन बोलते हैं, साउथ चाइना सी में जापान वाले जगह पे इसको टाइफून बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसको क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। कुछ नाम तो मैंने आपको बता दिया है। ऑस्ट्रेलिया में इनको क्या बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन को, दैट इज माय क्वेश्चन फॉर यू, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये आया हुआ है अभी वहां पे, अब ये इतना खतरनाक है, इसको रखा गया है कैटेगरी 5 के अंदर। कैटेगरी 5 के अंदर जो भी साइक्लोन होते हैं उनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है। तो 72 किलोमीटर पर आवर से लेके 230 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसकी हो सकती है। इस हरिकेन की इतना ज्यादा खतरनाक है। लास्ट टाइम जो इतना खतरनाक साइक्लोन आया था वो आया था वहां पे 15 साल पहले, और जिसका नाम था हरिकेन कटरीना। वो कैटेगरी 3 के अंदर था और इसको रखा गया कैटेगरी 4 के अंदर, और थोड़ा सा 4 से एक्स्ट्रा ये कैटेगरी 5 में भी जा सकता है। तो इस तरह के ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडिया में भी आते रहते हैं। तो आपसे वो पूछ सकते हैं कि रिसेंटली जो गल्फ ऑफ मैक्सिको में जो साइक्लोन आया है, हरिकेन आया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है इडा, ठीक है। आप इसको बस थोड़ा सा याद रख लीजिए। इसकी साइक्लोन की प्रोसेस अलग से मैंने पूरे वीडियो बनाए हुए हैं, टेम्परेट साइक्लोन को लेके, ट्रॉपिकल साइक्लोन को लेके, उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूंगा। आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। कोई बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी छोटी वीडियो है, लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उसको एक बार भी देख लोगे तो साइक्लोन वाला कॉन्सेप्ट आपका पूरा समझ में आ जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जो है दिए हुए लिंक पे आप क्लिक करके देख लीजिए। जो अगली न्यूज़ है दोस्तों वो है इसराइल को लेके। इसराइल ने हमास के ऊपर स्ट्राइक किया है गाजा में। अब ये पूरे का पूरा मामला के एक बार थोड़ी सी आप लोकेशन दिखा देता हूं, उसके बाद हम इस आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये है पूरा इसराइल, ठीक है। लेकिन ये जो दोस्तों आपको इधर से नजर आ रहा है ये इसराइल, ये है, इसको कहा जाता है वेस्ट बैंक। और यहाँ पे जो थोड़ी सी आपको स्ट्रिप दिखाई दे रही है इसे कहा जाता है गाजा स्ट्रिप। इस गाजा स्ट्रिप के अंदर जो पार्टी, पॉलिटिकली पार्टी वो पावर में है, उसका नाम है हमास। हालांकि इसराइल इसको एक टेररिस्ट ग्रुप बोलता है, अमेरिका भी इसको टेररिस्ट ग्रुप बोलता है। तो होता क्या है, ये हमास वाले वो लगातार यहाँ पे कई बार इसराइल के ऊपर अटैक कर देते हैं, बदले में इसराइल उनके ऊपर यहाँ पे अटैक कर देता है। मार्च के महीने में आपको पता ही है कि कई एक डेढ़ हफ्ते तक लगातार ये लड़ाई बहुत कंटिन्यूस रही। उस समय एक बहुत ज्यादा मुद्दा ये गर्म था जेरूसलम को लेके। देखिए यहाँ पे है जेरूसलम है ना, उसके पूरे इशू के बारे में नहीं जाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे दिखता है डेड सी, ठीक है। डेड सी के बारे में एग्जाम में कई बार लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डेड सी के ईस्ट में क्या है, डेड सी के वेस्ट में क्या है। देखिए ये है इधर दोस्तों जॉर्डन, और जॉर्डन की बाउंड्री मिलती है इधर डेड सी के साथ, और इस तरफ आपका मिलता है ये वेस्ट बैंक। यहाँ पे आपका आ जाता है ये इसराइल, और गाजा स्ट्रिप दोस्तों यहाँ पे है, और ये आपका आ जाता है मेडिटेरेनियन सी। अब मेडिटेरेनियन की जो बाउंड्री है वो जॉर्डन के साथ नहीं मिलती है। यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जॉर्डन मेडिटेरेनियन सी के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। लेबनान ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, सीरिया यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। और ये है यहाँ पे गोलन हाइट, इसको गोलन हाइट बोलते हैं। पहले ये सीरिया का, लेबनान का पार्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में इसराइल ने इसको कंट्रोल कर लिया, और अभी ये ऑलमोस्ट इसराइल के कंट्रोल में ही है। मतलब पूरा कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी काफी कंट्रोल करता है। एनीवेज, तो ये गाजा स्ट्रिप ने अभी क्या किया रिसेंटली, इन्होंने इसराइल के ऊपर कुछ बलून वगैरह फेंके जिसके अंदर कुछ एक्सप्लोजिव था। उसके बदले में इसराइल ने गाजा स्ट्रिप में हमास के कुछ टेंट वगैरह के ऊपर, इनके कुछ कैंप्स वगैरह जो थे उनके ऊपर अटैक यहाँ पे किया है। तो ये पूरे का पूरा मामला था। ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको इस पूरे एरिया की पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके इजराइल के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका नाम है नफ्ताली बेनेट, इन्होंने इनके ऊपर अटैक किया है। और ये थोड़ा सा पूरा मामला है, ज़्यादा डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है इसके बारे में पूरा मामला। हल्का सा ज्योग्राफिकल आइडिया मुझे आपको देना था। अगली जो न्यूज़ आती है दोस्तों वो आती है यमन को लेके। यमन में है इस समय दुनिया का बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। एक बार थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, आर्टिकल आप पढ़ लीजिए, आपको मैं वैसे बता देता हूँ पिक्चर से। देखिए ये पूरा मिडिल ईस्ट का हमारे पास मैप है दोस्तों। ये है यहाँ पे सऊदी अरेबिया, और यहाँ पे आ जाता है आपका ये यमन। देखिए बिल्कुल इसका यमन साउथ में है, ठीक है। और ये आपका आता है इधर से रेड सी, और यहाँ पे आपका आता है स्वेज कनाल। तो स्वेज कनाल जो है वो मेडिटेरेनियन सी को और रेड सी को आपस में कनेक्ट करती है। तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। आप मुझे ये बताइए कि जो यहाँ पे ये स्ट्रेट है इसका नाम क्या है? बहुत सारा दुनिया का बहुत सारा तेल जो है, ऑयल, क्रूड ऑयल, वो इस स्ट्रेट से होके गुजरता है, और बहुत सारा जो है इस स्ट्रेट से होके गुजरता है।
तो आप मुझे इन दोनों स्टेट का नाम कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो मुझे समझ में आएगा कि जो हमको मैं पढ़ाता हूँ कि आपको कुछ समझ में आता है। अब बात करते हैं यमन की दोस्तों। यमन में क्या है, यमन के नॉर्थ में इस साइड में जो शिया लोग रहते हैं, शिया लोग रहते हैं, और साउथ में जो है वो सुन्नी लोग रहते हैं। अब शिया जो लोग हैं इनको बोला जाता है हुथी, ठीक है, हुथी कम्युनिटी के लोग हैं। इन्होंने क्या किया, कुछ साल पहले यमन में की सरकार से नाराज होकर इन्होंने रेबल हो गए, ये इन्होंने यमन की जो सरकार थी उसको मानने से मना कर दिया, और इसकी जो कैपिटल है सना, इसके ऊपर कब्जा कर लिया। अब यहाँ पे जो है ये शियाज हैं, लेकिन ऊपर जो है सऊदी अरेबिया में सुन्नीज हैं। तो सऊदी अरेबिया ने क्या किया, कई दूसरी कंट्रीज के साथ जैसे कतर वगैरह के साथ मिलके और यूएसए और यूके के साथ मिलके हूथीज के ऊपर अटैक करना यहाँ पे शुरू कर दिया। और इनका मानना था कि हूथी जो है ये इलीगली ऑक्यूपाई इन्होंने किया हुआ है। और यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है ये है दोस्तों यहाँ पे ईरान, है ना, ईरान। ईरान जो है वो हूथीज को सपोर्ट करता है, क्योंकि ईरान में भी शिया मेजोरिटी है और हूथीज भी शिया मेजोरिटी हैं। तो छुपके छुपके हथियार और फाइनेंशियल एड जो है वो प्रोवाइड कराता है ईरान हूथीज को, और सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट में अटैक करता है। तो ये पूरे का पूरा मामला है, एक तरफ सऊदी अरेबिया है, कतार है, यूके है, यूएसए है, और दूसरी तरफ आपका हूथी हैं और ईरान है। ईरान हालांकि खुल के नहीं कहता है कि मैं उसको सपोर्ट करता हूं, लेकिन ये सबको पता है कि कहीं ना कहीं ईरान ही इनको सपोर्ट करते हैं, इतना हथियार वगैरह इनके पास आता है। और यहीं से हूथी जो हैं कई बार वो सऊदी अरेबिया में भी अटैक करते रहते हैं, इनके जो ऑयल फील्ड्स वगैरह हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं, कई बार ये मामला सामने आता रहता है। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा मामला अभी अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि 30 हूथी जो एटलीस्ट 30 किल्ड इन हूथी स्ट्राइक, मिलिट्री बेस के ऊपर हुथी लोगों ने अटैक किया और 30 लोगों से भी, हालांकि 30 से भी ज्यादा लोग यहाँ पे मर गए हैं, जो सऊदी अरेबिया बैक जो ग्रुप्स हैं। इसलिए थोड़ा न्यूज में था, इसलिए आपको थोड़ा सा उसका ज्योग्राफी पता होना चाहिए। चलिए अगली जो न्यूज आती है वो आती है दोस्तों सोशल मीडिया से। आपको सबको पता है कि अभी रिसेंटली जो है आईटी रूल्स चेंज किए गए थे, है ना। और आईटी रूल्स के अंदर ये कहा गया था कि जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ एथिकल कोड इनको दिए गए थे कि अगर कोई डिस्टरबेंस करने वाली कोई पोस्ट डालता है तो आप उसको रिमूव कर दीजिए। वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे थी। अब मामला ये आता है कि जब राहुल गांधी ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक 9 साल की बच्ची जिसका रेप हुआ था उसके पेरेंट्स की फोटो डाल दी गई, वो दलित लड़की थी, तो उसमें ट्विटर को और राहुल गांधी को एक नोटिस भेजा गया। और वो नोटिस किसने दिया, वो नोटिस दिया था मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट। अब वो नोटिस इन्होंने भेज दिया ट्विटर को, ये कह के कि आप इस पोस्ट को बंद कर दीजिए। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ये कहना है कि ट्विटर वगैरह का कि एनपीसीआर जो है, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इनको कानूनी तौर से ये राइट नहीं है कि वो आप हमें नोटिस भेजिए, क्योंकि सरकार ने जो नए एथिक कोड लेके आए हैं उसमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि वो नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट उनको नोटिस भेज सकता है। और एक्चुअली काफी वेग है। तो अभी सोशल मीडिया इन प्लेटफॉर्म ने यही कहा है कोर्ट में कि आप हमें क्लियर प्रोसीजर बताइए, आप हमें क्लियर प्रोसीजर बताइए कि कौन हमें नोटिस भेज सकता है, कौन हमें नोटिस नहीं भेज सकता है। क्योंकि हमारा जो आईटी एक्ट है उसमें जो आर्टिकल 69A आईटी एक्ट है वो ये कहता है कि जो एनसीपीसीआर है वो नोटिस नहीं भेज सकता। अगर ये नोटिस आएगा तो वो कोर्ट के थ्रू आना चाहिए। तो इसीलिए सोशल मीडिया वेबसाइट को ये मैंडेटरी नहीं हो सकता, आप उनको कंपलसरी ये नहीं कह सकते कि आप उसको बंद कीजिए, क्योंकि उनके राइट के बाहर है। तो सोशल मीडिया वेबसाइट का यही कहना है कि देखिए भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं है एक्शन लेने में, हम तो अकाउंट बंद कर देंगे, लेकिन कम से कम ये तो बताइए हमें कि कौन सी अथॉरिटी के कानून को फॉलो करना है, कौन सी अथॉरिटी है। तो वो थोड़ा सा उसको लेके कंफ्यूजन यहाँ पे है अथॉरिटीज को लेके, है ना। तो उसके बारे में थोड़ा सा ये इशू था। अगली जो न्यूज़ है वो इकोनॉमिक न्यूज़ है, लेकिन हमेशा ही मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपके इकोनॉमी की बेसिक टर्म्स कंसेप्ट अगर क्लियर हैं तभी इकोनॉमिक जो है न्यूज़ पढ़ने का मजा है, अदरवाइज आपको बहुत बोरिंग लगने लगता है। देखिए इंडिया में जो अभी है वो है मार्केट रैलीज डिस्पाइट द एफपीआई एग्जिस्ट। इंडिया से एफपीआई जो है वो वापिस जा रहा है। एफपीआई क्या है, एफपीआई का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जिसमें आप एफआईआई कंसीडर करते हो और क्यूएफआई कंसीडर करते हो। लेकिन अगर शॉर्ट में आपको बताऊं, इसका मतलब ये है कि जो फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं, जो फॉरेन कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज करती हैं, उसको कहा जाता है एफपीआई। एफपीआई तो बहुत सारी फॉरेन कंपनीज ने, इंडिविजुअल्स ने इंडिया की स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ था। इसी वजह से इंडिया की स्टॉक मार्केट इतनी ज्यादा राइज कर रही थी।
लेकिन इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि इंडिया में अभी पिछले कुछ समय से लगभग 48,000 करोड़ एफपीआई वापस चला गया है। मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर थे उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट से इतना सारा पैसा वापस खींच लिया है। उसके बावजूद भी इंडियन स्टॉक मार्केट काफी अच्छा ग्रो कर रही है। इसका रीजन यही है कि आज के समय में हमारी जो मार्केट है वो एफपीआई के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं करती है, बल्कि हमारे जो लोकल हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी मार्केट को डिसाइड करते हैं रादर देन द फॉरेन इन्वेस्टर्स। हालांकि पूरी तरह से ट्रू नहीं है, लेकिन ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं तो मान लेते हैं। एफपीआई को क्या कहा जाता है? एफपीआई को कहा जाता है स्मार्ट मनी। तो अगर इसको हॉट मनी भी कहा जाता है तो आप इसे हॉट मनी भी कह सकते हैं, आप इसे स्मार्ट मनी भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जितना जल्दी एंट्री कर सकती है उतना ही जल्दी एग्जिट भी कर सकती है। आपको बस क्लिक करना है, फोन में क्या आप क्लिक कर दीजिए, सारा पैसा बाहर। चलिए अगली जो न्यूज आती है दोस्तों, आती है ओपेक प्लस से आती है। इट कुड रिकंसिडर द आउटपुट इंक्रीजेस सेज द कुवैत। देखिए ओपेक क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन होता है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसे कहा जाता है ओपेक। इसमें कुछ अलग कंट्रीज में है और रशिया वगैरह, इसको कहा जाता है ओपेक प्लस। ओपेक और ओपेक प्लस अलग अलग हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा आपको मैं दिखा देता हूं। ओपेक के अंदर आती हैं 13 कंट्रीज, जिसके अंदर वेनेजुएला, अल्जीरिया, लीबिया, ईरान, कुवैत वगैरह वो सब आप देख लीजिए यहाँ पे। 1960 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। 1960 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और बात यहाँ पे ये उठती है कि ये सारे की सारी कंट्री जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है ना, ये दुनिया में ऑयल के आउटपुट को कंट्रोल करती हैं। तो ये उसकी प्रोडक्शन बढ़ा भी सकती हैं, उसकी प्रोडक्शन कम भी कर सकती हैं। और जब ये तेल की प्रोडक्शन बढ़ाती हैं तो दुनिया भर में तेल सस्ता हो जाता है, जब उसकी प्रोडक्शन को कम करती हैं तो तेल महंगा हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया, कोविड के समय में दुनिया भर में डिमांड कम थी, डिमांड कम होने की वजह से इन्होंने प्रोडक्शन को कम कर दिया था, और जिसकी वजह से ऑयल का प्राइस जो है वो हो गया था ज्यादा। लेकिन कुवैत बार बार ये कह रहा है कि आप उसके प्राइस को, आप प्रोडक्शन को बढ़ाइए, क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो कस्टमर भी तो बढ़ेंगे ना। तो उसको लेके पूरे का पूरा मामला था ये। तो अभी कुवैत ने कहा है कि शायद अभी वो जो है प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, तो 400,000 बैरल पर डे। और अगर इसका प्राइस बढ़ेगा, मतलब सॉरी, अगर इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो डेफिनेटली इंडिया में जो है पेट्रोल और डीजल के दाम भी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे कहा जाता है ओपेक प्लस। पहले भी ओपेक प्लस के बारे में कई बार मैं आपको बता चुका हूं अच्छे से डिटेल में, आपने वो देख ही लिया होगा। चलिए आज के हम लोग, अगर मैं एडिटोरियल की बात करूं तो एडिटोरियल एक बार देख लेते हैं दोस्तों। आज का एडिटोरियल है वो है अफगानिस्तान के बारे में, है ना। आप समझ रहे होंगे कि अरे ये तो सर हमने पहले बहुत बार कर लिया, लेकिन जो आज का एडिटोरियल है इसका एंगल थोड़ा सा अलग है। एंगल अलग कुछ इस तरह से देखो दोस्तों, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का हो चुका है पूरा कंट्रोल, इसमें कोई राय नहीं है। लेकिन इंडिया ने क्या किया, यहाँ पे इंडिया ने अपने सारे के सारे ऑफिसर्स को, कॉन्सुलेट्स को, एम्बेसी में जितने आईएफएस ऑफिसर वगैरह थे और ऑफिसर थे, उनको सबको वापस बुला लिया है। लेकिन ईरान, चाइना, रशिया और इवन अमेरिका ने, इन्होंने अपनी एम्बेसी बंद नहीं की है। अमेरिका का ने एम्बेसी तो बंद कर दिया, लेकिन इनका जो कंसुलेट है वो अभी भी वहां पे एयरपोर्ट पे बना हुआ है। लेकिन ईरान, चाइना, रशिया ने अपनी एम्बेसी को बंद नहीं किया है, जबकि इंडिया ने वहां से पूरी तरह से पुल आउट कर लिया है। इसको लेकर थोड़ी सी न्यूज है। अभी तालिबान के ने, मैंने आपको बता ही दिया कि तालिबान ने अभी बयान दिया है, इंडिया को कहा है कि आप वहां पे रुकिए, आप जा क्यों रहे हो, आप वहां पे रुकिए, ट्रेड कीजिए, अपनी एम्बेसी को ओपन कीजिए, आपको हमसे कोई खतरा नहीं है, ऐसा तालिबान ने कहा है। लेकिन दोस्तों सबको पता है कि तालिबान करता कुछ है, कहता कुछ है, तो इसलिए अभी हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। तो करंट स्टेटस वो यही है। मतलब देखिए, तो रियलिटी की बात है कि अफगानिस्तान के अंदर इंडिया मेजर पावर नहीं है, क्योंकि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है अफगानिस्तान के अंदर, वो सेल्फ इंटरेस्ट की बजाय अमेरिका पे ज्यादा फोकस्ड है। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अफगानिस्तान में वही होती है जो यूएसए की फॉरेन पॉलिसी होती है। तो इंडिया जो भी एक्शन लेता है वो यूएसए के अकॉर्डिंग लेता है। और इंडिया अफगानिस्तान में करजाई और उसके बाद घनी को सपोर्ट करता रहा है। इंडिया ने कभी भी तालिबान को अफगानिस्तान में सपोर्ट नहीं किया है, 1990s में भी नहीं किया है और बाद में भी नहीं किया है। इसलिए तालिबान को लेकर हमारे मन में थोड़ी सी शंका बनी रहती है। देखिए इंडिया ने क्या किया, इंडिया के वहां पे जो अशरफ घानी थे उनके ऊपर भरोसा किया। अशरफ घानी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। मतलब पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि आप वहां पे कंप्लीटली आप अच्छे से रूल भी कर सकते हो। तो रूल नहीं कर पाए और वो भाग गए। करप्शन के चार्जेस भी इनके ऊपर बहुत ज्यादा लगाए गए हैं, वो सबको पता ही है। इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर $3 बिलियन के लगभग इन्वेस्ट किया। लेकिन वो जो 3 बिलियन, देखिए बहुत बड़ा अमाउंट है, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है।
दोस्तों लेकिन ये $3 बिलियन जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट इंडिया ने वहां पे इन्वेस्ट किया, कोई स्कूल बना दिया, कोई हॉस्पिटल बना दिया, कोई रोड वगैरह बना दिया, बड़ी इन्वेस्टमेंट किसी एक जगह पे इंडिया ने नहीं की, जिसकी वजह से वहां के लोगों का गुडविल तो इंडिया को मिला, लेकिन वहां के पॉलिटिकल गेन इंडिया नहीं ले पाया, जिसकी वजह से। और अभी इंडिया की जितनी भी इन्वेस्टमेंट है $3 बिलियन की, इसके ऊपर एकदम तलवार लटकी हुई है। पता नहीं वो सेफ रहेगी कि नहीं रहेगी, भगवान जाने, देखना रहेगा फ्यूचर में क्या रहेगा उसके बारे में। ठीक है, इंडिया का जो एक्शन की अगर हम बात करें, देखिए इंडिया ने तालिबान के साथ एंगेज तो जरूर किया, लेकिन बहुत ज्यादा लेट किया। और वो जो जो थोड़ा बहुत एंगेजमेंट किया भी, वो भी सीनियर तालिबान लीडर के साथ नहीं किया, छोटे मोटे लीडर के साथ हम लोग डिस्कशन करते रहे, जिसकी वजह से कुछ हमारा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं पाई, है ना। और देखिए ईरान देखिए एक शिया मेजोरिटी कंट्री है, और जो तालिबान है वो सुन्नी जो है ग्रुप है ना। उसके बावजूद भी ईरान ने तालिबान के साथ अपनी बातचीत बंद नहीं की। तो जब ईरान ये कर सकता है तो इंडिया ये क्यों नहीं कर सकता? इंडिया उसके साथ एंगेजमेंट नहीं करना चाहता, कि ताकि इसलिए नहीं करना चाहता ताकि दुनिया को ऐसा ना लगे कि इंडिया तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। देखिए दोस्तों, किसी के साथ एंगेजमेंट होने का मतलब ये कतई नहीं होता कि आप उसको एंडोर्स कर रहे हो, उसको प्रमोट कर रहे हो। इंडिया में तो कास्ट सिस्टम है ना, तो हम लोग कास्ट सिस्टम को रिकॉग्नाइज करते हैं ना, फॉर्म फिलअप करते हैं, अपनी कास्ट उसमें लिखते हैं ना। तो क्या कास्ट को रिकॉग्नाइज करने का मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग कास्ट को प्रमोट कर रहे हैं, है ना। तो किसी के साथ एंगेजमेंट होने का मतलब ये कतई नहीं होता कि आप उसको प्रमोट कर रहे हो, ऐसा ही इन्होंने बोला है। और इस स्टेटमेंट को, बहुत शानदार स्टेटमेंट है, इसको आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो, इसको आप कई सारे सिनेरियो में मेंशन यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन इंडिया ने दोस्तों वहां से जो एक्शन लिया, वो इंडियन गवर्नमेंट उसको जस्टिफाई कर रही है। इंडिया गवर्नमेंट का कहना है कि देखिए, हमने वहां पे अपनी एम्बेसी को बंद किया, हमने वहां पे अपने कंसुलेट को बंद किया। अगर सपोज करो अफगानिस्तान के अंदर इंडिया का कंसुलेट होता भी, तब भी हम लोग क्या ही उखाड़ सकते थे, क्योंकि देखिए आप कंसुलेट से बाहर तो जा नहीं सकते, आपकी रिस्क रहती है, क्योंकि बाहर तो गोलाबारी हो रही है। और अगर आपको सारा काम ऑनलाइन ही करना है तो वो तो आप इंडिया में बैठ के भी कर सकते हो। तो इंडिया में इंडिया के ऑफिसर्स को रिस्क पे रखना किसी भी तरह से कोई तुक नहीं है। आर गेटिंग दिस पॉइंट? अगर सपोज करो इंडिया के 2-4 ऑफिसर्स वहां पे मर जाते, तो कितना ज्यादा इशू क्रिएट हो जाता है इंडिया में। देखो अभी अमेरिका के तो 13 सोल्जर्स मर ही गए हैं। तो इसीलिए इंडिया ने रिस्क नहीं लिया और अपने ऑफिसर्स को वहां से बाहर निकाल लिया, कि शायद फ्यूचर में अगर सिचुएशन थोड़ा बेटर होगा तो इंडिया दोबारा से वहां पे जा सकता है। कोई मना थोड़ी है ना इंडिया को, समझ रहे इस बात को। और देखिए तालिबान ने इंडिया को प्रॉमिस तो किया है कि वो इंडिया को सेफ्टी देगा, लेकिन क्या उसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर तालिबान ने कल को ये बोल के कि इंडिया सेफ है और हमारे ऊपर अटैक कर दिया, तो क्या हम इस सिचुएशन में है कि हम तालिबान का जवाब दे सकते हैं मुंह तोड़? अमेरिका दे सकता है, इसलिए वहां पे बना हुआ है, लेकिन इंडिया उस पोजीशन में नहीं है कि हम लोग तालिबान के अगेंस्ट में लड़ सकें। तो उनको हम फोर्स नहीं कर सकते हैं हम लोग। इसीलिए अभी हमारे मन में बहुत सारे डाउट हैं कि तालिबान जो कह रहा है वो करेगा कि नहीं करेगा। तो इंडिया अभी जो है वेट एंड वॉच वाली पोजीशन में है, अभी हम देखेंगे थोड़ा फ्यूचर में। लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन और भी आती है दोस्तों, क्या अफगानिस्तान में सिर्फ और सिर्फ तालिबान है? ऐसा भी नहीं है। अफगानिस्तान में दूसरे ग्रुप जैसे जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और आईसिस भी हैं, जो इंडिया के पूरी तरह से अगेंस्ट में हैं। तो अगर तालिबान हमें सेफ्टी का अश्योरेंस दे भी देता है, लेकिन क्या ये ग्रुप भी हमें सेफ्टी प्रोवाइड कराएंगे, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इनको कंट्रोल करता है। और डेफिनेटली अगर इंडिया वहां पे होता तो इंडिया के ऑफिसर्स के ऊपर भी 110% अटैक जरूर होते, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के थ्रू। क्योंकि जब ये कश्मीर के अंदर करते हैं तो अफगानिस्तान के अंदर भी करते, ये समस्या यहाँ पे है। अगर मैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करूं तो देखिए हम अमेरिका के काफी ज्यादा क्लोज में आ गए हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी वजह से रशिया हमसे गुस्सा है, और इसकी वजह से शायद रशिया वो चाइना के ज्यादा क्लोज होता चला जा रहा है। हिस्टोरिकली रशिया और चाइना काफी क्लोज नहीं है आपस में, इनके बीच में लड़ाइयां भी हो चुकी हैं, लेकिन क्योंकि इंडिया यूएसए की तरफ जा रहा है तो इसलिए रशिया जो है वो चाइना की तरफ जा रहा है। इंडिया जो है चाइना क्वाड को, है ना, क्वाड्रिलेटरल जो अग्रीमेंट है जिसके अंदर इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और यूएसए है, इंडिया क्वाड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा है। क्वाड क्या है दोस्तों? वो है एंटी चाइना एक ग्रुप है। हालांकि ये इसको खुल के नहीं बोलते एंटी चाइना ग्रुप है, लेकिन चाइना समझता है कि वो इंडिया के, वो चाइना के अगेंस्ट में है और इंडिया चाइना के अगेंस्ट में है, ऐसा चाइना समझता है। और उसी वजह से शायद हमारे जो बॉर्डर के ऊपर इशू होते हैं क्वाड की वजह से भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन
ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है कि इंडिया ने जो काबुल में अपनी एम्बेसी बंद की है वो कहीं ना कहीं एक अच्छे रीजन की वजह से की है। इट इज नॉट अ बैड डिसीजन एट ऑल, क्योंकि अगर फ्यूचर में तालिबान सुधरता है, अगर वो इंडिया को इनवाइट करता है बातचीत के लिए तो हम जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल सबसे बढ़िया बेस्ट ऑप्शन यही था कि हमने अपनी एम्बेसी को वहां से बंद कर दिया, अपने ऑफिसर्स को वहां से निकाल लिया। और दोस्तों सिर्फ ऑफिसर्स को ही नहीं, बहुत सारे अफगान लोगों को और इंडियन स्टूडेंट्स वगैरह जो थे, जो वहाँ पे सिख थे, हिंदूज थे, उनको भी हम लोगों ने वहां से रेस्क्यू किया है। तो इंडिया ने बहुत कमेंडेबल जॉब यहाँ पे किया है। कुछ ना कुछ तो फेलियर इधर उधर हो ही जाता है, लेकिन मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत जबरदस्त काम इंडिया ने यहाँ पे किया है। तो यही था आज का एडिटोरियल दोस्तों, द हिंदू का एडिटोरियल है, इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल नहीं है। आप आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ठीक ठाक लगा है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को जो है आप यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रोज हम आपके लिए इसी तरह की शानदार एनालिसिस लेके आते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।